हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग टॉक। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी सीनियर 2026 के एस्पिरेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लासेस। और ये जो क्लासेस यहाँ पर होंगी, जैसे 2023, 24 और 25 के एग्जाम हुए थे यूपी सीनेट में, उस लेवल के क्वेश्चन आए थे। सेम उसी लेवल का और उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, साफ बोल दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करके कुछ नहीं करेंगे, केवल आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमको उस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए जो यूपी के लिए सफिशिएंट हो। मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि वहाँ से क्वेश्चन आए। तो इसलिए मैंने बेसिक, मॉडरेट और उससे थोड़ा अप लेवल का क्वेश्चन इसमें लेके आया है। तो आज का जो पहला चैप्टर लेके आया है हमने, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ है। और ये जो चैप्टर है आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी काफ़ी क्वेश्चन दिलाता है। तो यहाँ से नर्सिंग एप्टीट्यूड में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको ज़्यादा मिस मत करिएगा। तो चलिए हम लोग इसका जो एमसीक्यू है उसको करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? एड्स डिजीज इज कॉजेज बाई विच वायरस? तो इसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन बी HIV वायरस, ऑप्शन सी पोलियो वायरस, डी इन्फ्लुएंजा वायरस। तो जो एड्स रोग होता है वो HIV वायरस के कारण होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी ये सही रहेगा। और जो HIV वायरस होता है हमारे सेल में हेल्पर टी सेल होती हैं, इनको नष्ट कर देता है। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मलेरिया का वाहक कौन सा जीव करता है? तो इसका ऑप्शन दिया है मेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, क्यूलिक्स मॉस्किटो या हाउस फ्लाई। तो आप सभी को पता होगा कि जो काटने का काम करती हैं वो मादा लोग करती हैं, मतलब फीमेल करती हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा फीमेल मॉस्किटो। इसका भी करेक्ट आंसर बी है। और जो ये फीमेल मॉस्किटो होता है उसका लाइफ साइकिल, मतलब ये 1 से 2 हफ्ते तक केवल जीवित रहती हैं, उसके बाद ये मर जाती हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो मलेरिया का वाहक कौन सा जीव करता है? इसका ऑप्शन दे रखा है मेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज और क्यूलिक्स मॉस्किटो या हाउस फ्लाई। तो आप सभी को पता होगा या कुछ लोगों को पता होगा कि मतलब जो काटने का काम करती हैं खासकर महिलाएं करती हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो ऑप्शन सही रहेगा वो फीमेल एनाफिलीज मच्छर रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी सही रहेगा। और जो ये मादा एनाफिलीज होती हैं इनका जो जीवन काल होता है वो केवल 1 से 2 हफ्ते ही जीवित रहती हैं, मतलब 7 से 14 दिन जीवित रहेंगी जन्म के बाद, उसके बाद ये मर जाएंगी। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड रोग की पुष्टि किस टेस्ट से की जाती है? इसका जो ऑप्शन दे रखा है एलाइजा टेस्ट, विडाल टेस्ट, PCR टेस्ट या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो आप सभी को पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ हो तो उस व्यक्ति को बोलते हैं डॉक्टर साहब कि आप इसका विडाल टेस्ट करवा दीजिए, तब इसको पता लगेगा कि मतलब टाइफाइड हुआ है कि नहीं है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी सही रहेगा। और चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि रिंग वार्म, जिसे आप दाद के नाम से जानते हैं, ये किस प्रकार से जीव से होता है? तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है विषाणु, जिसे आप वायरस के नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया जिसको आप हिंदी में जीवाणु कहते हैं, और तीसरा ऑप्शन दिया है फंगस जिसे आप कवक जानते हैं, और जो चौथा ऑप्शन दिए रखा है प्रोटोजोआ। तो जो आपको पता होगा रिंग वार्म तो केवल फंगस से होता है, ये फंगल डिजीज है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही रहेगा। फिर अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया किससे फैलता है? इसका ऑप्शन दे रखा है वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एंट अमीबा हिस्टोलिका। और डी नंबर पे है ट्रैपोसोमा। तो जो फाइलेरिया फैलता है वो वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी से फैलता है।
इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सही रहेगा। और ये जो वो चेरिया बैनक्रॉफ्टी है, इससे हाथी पांव रोग होता है, और जो मतलब जननांग होते हैं उनमें सूजन भी आ जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इससे यही दोनों काम होता है। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर है, कैंसर में असामान्य कोशिकाएं किस कारण अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं? इसका ऑप्शन दे रखा है, कोशिकाओं का विभाजन नियंत्रण खोना, तीसरा नंबर है आनुवांशिक उत्परिवर्तन, और जो डी ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी, मतलब तीनों चारों ऑप्शन सब सही है। तो आप सभी को पता होगा, जो किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो कैंसर किसे कहते हैं, मतलब जब कोई ऊतक हो उसमें बिना नियंत्रण के, बिना मतलब उसका जैसे उसका मन करेगा सेल को वैसे डेवलप करेगा, वही कैंसर कहलाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही रहेगा। मतलब मनमौजी है, जैसे मन करेगा तो ऐसे वृद्धि करेगा, इसलिए मतलब ज़्यादा वृद्धि भी नुकसान करेगा, इसलिए कैंसर हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी सही रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि पोलियो का कारण क्या है? पोलियो इज कॉजेज बाई, पोलियो किससे फैलता है? इसका ऑप्शन दे रखा है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, बैक्टीरिया, और डी प्रोटोजोआ। तो सभी को पता होगा, जो पोलियो वायरस होता है वो आरएनए वायरस से फैलता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही रहेगा। और ये जो आरएनए वायरस होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल राइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ना कि डीएनए से बना होता है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका ऑप्शन दे रखा है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप तपेदिक के नाम से जानते हैं, और कॉलेरा, जिसे आप हैजा के नाम से जानते हैं, टाइफाइड, और डी ऑप्शन इन्फ्लुएंजा। तो आप सभी को पता होगा, ये तपेदिक, हैजा और टाइफाइड तीनों बैक्टीरियल डिजीज हैं, और ये बैक्टीरिया से ही होते हैं। और इन्फ्लुएंजा अगर नाम सुना होगा तो उसके लास्ट में वायरस जरूर लगा रहता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये एक वायरस से होता है रोग। तो यहाँ का जो ऑप्शन सही रहेगा वो डी सही रहेगा। और लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसका जो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वैक्सीनेशन किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन दे रखा है, एक्टिव एक्वायर्ड मतलब सक्रिय उपार्जित, और एक्टिव एक्वायर्ड निष्क्रिय उपार्जित। यहाँ पर अर्जित प्रिंट मतलब लिखा टाइप हो गया है, यहाँ अर्जित नहीं उपार्जित सही रहता है हिंदी में। और जो तीसरा ऑप्शन है उसको इन्नट के नाम से आप जानते हैं, जिसको जन्मजात कहते हैं। और डी ऑप्शन दे रखा है, बोथ इन्नट या एक्वायर्ड दोनों। तो आप सभी को पता होगा, जो वैक्सीनेशन होता है वो एक्टिव एक्वायर्ड में आता है, और जो ये होता है एक्टिव एक्वायर्ड, ये शरीर में धीरे धीरे फैलता है, और लंबे समय तक मतलब काफी दिनों सालों तक ये प्रतिरक्षा आपके शरीर में रहती है। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही रहेगा। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एलर्जी एलर्जी में कौन सा मुख्य रसायन निकलता है? तो इसका ऑप्शन दे रखा है, हिस्टामिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, और इंसुलिन। तो जो एलर्जी होता है उसमें मुख्य रूप से हिस्टामिन ही निकलता है, और जो हिस्टामिन होता है वो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल से ही रिलीज होता है। तो शरीर में हमारे जो पाया जाता है मास्ट सेल और बेसोफिल सेल, उससे निकलता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर का, निम्न में से कौन एक प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? इसका ऑप्शन दे रखा है, मलेरिया, टाइफाइड, रिंगवर्म, और डी नंबर पे हैजा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मलेरिया, मतलब ए, ऑप्शन ए सही रहेगा। और ये जो मलेरिया होता है वो संक्रामक रोग है, और ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज से होता है, मतलब इसकी। तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अमीबिएसिस किस जीव से होता है? इसका ऑप्शन दे रखा है प्लाज्मोडियम और एंट अमीबा हिस्टोलिका, ट्राइपोसोमा और लिस्मीनिया। तो जो अमीबिएसिस होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है, और जो ये एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है ये एक परजीवी प्रोटोजोआ होता है। और ये ऑप्शन बी आपको बता ही दिया है कि ये सही रहेगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि काला अजार रोग का कारण क्या है? इसका ऑप्शन दे रखा है लिस्मानिया डोनोवानी, और बी नंबर पर बुचेरिया, और सी जो दे रखा है एंट अमीबा, और डी ऑप्शन प्लाज्मोडियम। तो जो काला अजार होता है वो लिस्मानिया डोनोवानी से होता है, और जो लिस्मानिया डोनोवानी है वो किंगडम प्रोटिस्टा का जीव है, ये प्रोटिस्टा जगत में आता है। फिर अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट मानव में शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं? ऑप्शन दे रखा है बाइट ए मेल मॉस्किटो, मतलब नर मच्छर के काटने से। ऑप्शन बी बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो, मादा मच्छर के काटने से। या प्रदूषित भोजन से, मतलब कंटामिनेटेड फूड से। या श्वसन से, इनहेलेशन से। तो जो प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट होता है वो मानव में प्रवेश करते हैं मादा मच्छर के काटने से। तो अभी मैंने पहले ही बताया था मादा लोग का काम ही काटना, तो कुछ लोग समझ रहे होंगे हमारी भावनाओं को, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बी सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है टोबैको का मुख्य कार्सिनोजेनिक घटक है, इसका ऑप्शन दे रखा है निकोटीन, बी तार, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी बोथ, मतलब निकोटीन व तार दोनों। तो टोबैको के जो मुख्य कार्सिनोजेनिक होता है उसमें जो पाया जाता है तार नाम का पदार्थ पाया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही रहेगा वो बी सही रहेगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इंटरफेरॉन्स किसके विरुद्ध कार्य करते हैं? इसका ऑप्शन दे रखा है कवक, फंजाई, वायरस और बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। तो जो इंटरफेरॉन होते हैं वो वायरस के विरुद्ध कार्य करते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विषाणु सही रहेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर का वो ये है कि HIV की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? इसका ऑप्शन दे रखा है विडाल टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, या मैनक्राक टेस्ट, या ESR टेस्ट। तो आप सबको मैंने अभी पहले बताया था कि जो HIV होती है उसकी पहचान के लिए हम लोग एलाइजा टेस्ट करते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो बी सही रहेगा। और HIV के टेस्ट के लिए एक और जाता है, इसका नाम PCR होता है, इससे ही HIV का पता लगा जाता है कि व्यक्ति को HIV हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है कि विच इज नॉट सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, मतलब मलेरिया का लक्षण इनमें से नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन दे रखा है कपकपी, तेज बुखार, कब्ज और एनीमिया। देख लो भैया, तुरंत ही पता चल रहा है जब किसी व्यक्ति को मलेरिया होगा तो उसको कब्ज थोड़ी हो जाएगा, मतलब जब उसको मलेरिया होगा उसको तेज बुखार होगा, कपकपी होगा या एनीमिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो ऑप्शन सी, कब्ज नहीं होगा। सिम्टम कब्ज नहीं आएंगे जब उस व्यक्ति को मलेरिया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है कि स्लीपिंग सिकनेस कौन फैलाता है? इसका ऑप्शन दे रखा है सैंड फ्लाई, टसे टसे फ्लाई, हाउस फ्लाई या मॉस्किटो। तो जो स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है वो टसे मसे मक्खी जी फैलाती हैं, इसलिए इनका जो करेक्ट आंसर बी सही रहेगा। और ये जो टसे मसे मक्खी होती हैं और ये ह्यूमन एंड एनिमल दोनों को ही प्रभावित करती हैं। क्वेश्चन 20 नंबर, हेपेटाइटिस बी वायरस मुख्य रूप से किस अंग को नुकसान पहुंचाता है?
लीवर को, वृक्क को, या फेफड़े को, या मस्तिष्क को? हेपेटाइटिस बी दे रखा है, ना कि ए या सी। तो जो हेपेटाइटिस बी होता है वो लीवर ज़्यादा खराब करता है। तो इसका आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का। वैक्सीनिया वायरस किस रोग के टीके से तैयारी में प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन दे रखा है चेचक, इसको आप स्मॉल पॉक्स कहते हैं, दूसरा मलेरिया, तीसरा पोलियो, और चौथा रेबीज। तो जो वैक्सीनिया वायरस होता है उससे चेचक हो जाता है। जो चेचक होता है उसमें त्वचा में दाने पड़ते हैं। पहले फेस पर होगा, तो दाना पहले फेस पर दिखाई देगा, फिर उसके बाद पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन तो दे रखा है 22 नंबर का। निम्न में से कौन ऑटो इम्यून रोग का उदाहरण है? इसका ऑप्शन दे रखा है एड्स, और रोमेटाइटिस अर्थराइटिस, और इसका तीसरा ऑप्शन देख रखा है मलेरिया, और डी हैजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही रहेगा, जो ऑटो इम्यून उदाहरण दिखाता है वो दिखाता है अर्थराइटिस। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही रहेगा, अर्थराइटिस। फिर अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, अफीम में नशा पैदा करने वाला पदार्थ है, मतलब अफीम में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से लोग इतना पगला जाते हैं उसको लेने के बाद? तो इसका ऑप्शन दे रखा है कोकीन, या मॉर्फिन, हशीश, या हेरोइन। जो हीरोइन दे रखा है वो फिल्म वाली हीरोइन नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो अफीम में पाया जाता है मॉर्फिन। तो इसी से लोग सूंघने के बाद लोग पगलाए बहुराए जाते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। फिर ये तो तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में कौन एक यौन संचालित रोग नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, बी सिफिलिस जिसे आप उपदंश के नाम से जानते हैं, या ट्यूबरक्लोसिस, या गोनोरिया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या ये यूपी सीनेट के लेवल का था या नहीं। वैसे मैंने कन्फर्म 100% यूपी सीनेट के लेवल का करवाया है। अगर आपने 2025, 24 या 23 में एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि सेम ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे हम लोग, आप केमिस्ट्री का करवाएं या फिजिक्स का या नर्सिंग एप्टीट्यूड का, आप लोग कमेंट में भी ये भी बता दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।